नमस्कार दोस्तों हमारे देश के अंदर कैंसर की जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है और एक उनमें से कैंसर है सर्वाइकल कैंसर और उसकी तादाद भी जो है वो तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर वक्त रहते हम इस पे ध्यान दे लें तो इसे बहुत आसानी से बचाया जा सकता है। और आज इस मामले में बात करने के लिए दुनिया के फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे साथ में मौजूद हैं, डॉक्टर सचिन मर्दा जी। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये एक नया सा टर्म और आ गया है, हालांकि पहले से ही था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से सर्वाइकल कैंसर को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। 25 में से एक महिला को ये हो रहा है, तो हमारे देश में ये तादाद काफ़ी बढ़ती जा रही है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसका इलाज क्या है, इसमें कैसे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं और वो अर्ली सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं जिनसे हम इसको पकड़ सकते हैं। साथ ही हम इसके इलाज को लेकर के या उसके रोकथाम को लेकर के भी चर्चाएँ करेंगे। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन मर्दा हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, क्लिनिकल डायरेक्टर यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद में। और जैसे सैनी साहब ने बताया, हम देख रहे हैं कैंसर के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, उसमें पर्टिकुलरली लेडीज़ कैंसर्स जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स है उनकी तादाद बहुत बढ़ रही है और ये काफ़ी सीरियस इशू है। जैसे पुराने ज़माने में इन्फेक्शियस डिसीज़ेस, टीबी, कॉलरा, मलेरिया बढ़ते थे, लेकिन उसके ऊपर हमने काबू पा लिया, अच्छे एंटीबायोटिक्स आ गए, अच्छे मेडिसिन आ गए। लेकिन अभी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, असंक्रमित रोग जो बोलते हैं, वो बढ़ रहे हैं। उसमें नंबर 1 कैंसर है। अभी ये जो आज का टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर, गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स, जैसे साहब ने बताया 20 to 25 वुमेन में एक लेडीज़ को गायनेकोलॉजिकल कैंसर हो रहा है। वो ब्रेस्ट कैंसर हो या सर्वाइकल कैंसर हो या यूट्राइन और ओवेरियन कैंसर हो। इसमें एक चीज़ हम देख रहे हैं, ओवेरियन और यूट्राइन कैंसर बढ़ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, लेकिन अभी अवेयरनेस के वजह से सर्वाइकल कैंसर कम हो रहा है। और इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा जो अभियान चल रहा है पूरे दुनिया में, हमारे इंडिया में, भारत में, कि स्क्रीनिंग जो हम HPV वायरस डिटेक्शन या पैप स्मीयर जो करते हैं, जिसमें हम HPV स्क्रीनिंग जो बैक्टीरिया है, वायरस जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसका हम रेगुलर चेक करने से उसको जल्दी पकड़ में ला सकते हैं और वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसका मेन रीज़न है सर्वाइकल कैंसर का ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसके कई जाति प्रजाति है, उसमें से जो 196618 ऐसे जो 4 प्रजाति है बहुत कॉमन है कैंसर कॉज करने के लिए। और इसके लिए अभी 2 या 3 वैक्सीन्स आए हैं, लेकिन सबसे अच्छा वैक्सीन अभी इंडिया में बना है, भारत में बना है, वो हमारा इंडिजिनस वैक्सीन है और उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या रीज़न्स है, क्यों होता है सर्वाइकल कैंसर। नंबर 1, पुअर जेनाइटल हाइजीन, मतलब हमारी स्वच्छता, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स की स्वच्छता होती है वो थोड़ी सी हम कम रखते हैं, स्पेशली इन रूरल एरिया में, जो गांव में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, गरीब किसान लोग रहते हैं, उसमें उतना हेल्थ अवेयरनेस नहीं रहता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अच्छा नहीं रहता है और कभी कभी काफ़ी इन्फेक्शन या ब्लीडिंग या PV डिस्चार्ज उनमें होता है। लेकिन शर्म के मारे या लेडीज़ थोड़ा पीछे रहते हैं, हमारे खुद के हेल्थ इश्यूज़ वो खुल के बात नहीं करते हैं, इसके वजह से बीमारी अंदर ही अंदर कभी कभी फैल जाती है। तो वो एक रीज़न है। अभी जैसे आपने बताया क्या सिम्टम्स है इसके, नंबर 1 इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, मतलब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं कभी कभी उसके ब्लीडिंग हो सकता है। पोस्ट मेनोपॉजल मतलब मेंसेस के बाद जो ब्लीडिंग होता है वो भी एक इसका सिम्टम हो सकता है। PV डिस्चार्ज मतलब फाउल स्मेलिंग, कभी कभी वाइट डिस्चार्ज जो होता है कई लेडीज़ को, वो भी एक वन ऑफ द सिम्टम हो सकता है। और ग्रॉइन नोट्स आना या कई जगह पे स्वेलिंग्स आना, पेट में दर्द रहना, पेट फूल जाना, ये थोड़े एडवांस डिसीज़ अगर होता है तो ये सिम्टम्स होते हैं, ये कारण होते हैं सब। ओके, नहीं मतलब जैसे एक आम महिला है वैसे पकड़ ले कि हाँ ये जो कोजेज हैं, मतलब कि ये तो वास्तव में इस तरफ ही जा रहा होगा, तो ऐसा कोई आता है या फिर हायर स्टेजेस के अंदर पता चलता है? नहीं, ये जो सिम्टम्स है थोड़े इंटरलैपिंग है। कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से भी ब्लीडिंग होता है, डिस्चार्ज होता है, कभी कभी कैंसर के वजह से भी होता है। तो ऐसा पर्टिकुलर
एक ही सिम्टम ऐसा नहीं है कि जो हमको इसके बारे में बोल सके, लेकिन जो ये रिकरेंट सिम्टम हो रहा है, इन बिटवीन ब्लीडिंग हो रहा है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रहा है और वेट लॉस हो रहा है, ये सब चीज़ें अगर बार बार हो रही है तो डेफिनेटली हमको गायनेकोलॉजिस्ट को बताना चाहिए या फैमिली फिजिशियन को बताना चाहिए। ओके, तो अगर फिर एक चीज़ और आती है कि डॉक्टर्स के पास में जाने की ज़रूरत बाद में पड़े, पहले हम ऐसा कोई टेस्ट कर लें जो वेरी इजीली अवेलेबल हो, इजी अप्रोच हम उसको कर सकें। एक टेस्ट है जो हम बोलते हैं कि पैप स्मीयर, जो स्क्रीनिंग में काम आता है। स्क्रीनिंग मतलब हमको बीमारी नहीं है लेकिन हम टेस्ट करने जाते हैं, वो टेस्ट को बोलते हैं स्क्रीनिंग। जैसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम स्क्रीनिंग मैमोग्राफी, जो एक्सरेज रहते हैं, डिजिटल मैमोग्राफी रहता है, दैट इज़ अ स्क्रीनिंग मोडालिटी। या कोई ट्यूमर मार्कर्स है कैंसर में, ब्लड टेस्ट है, उसको ट्यूमर मार्कर्स बोलते हैं। वैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर है, ओवेरियन कैंसर के लिए CA-125 है। ये ब्लड टेस्ट, ये स्क्रीनिंग मोडालिटीज़ है। दूसरा टेस्ट है अल्ट्रासाउंड एब्डामिन, जो हमको अगर कुछ स्वेलिंग है, कुछ इन्फेक्शन है, कुछ ब्लीडिंग अंदर हो रहा है, कुछ स्वेलिंग अंदर हो रहा है, वो हमको बता सकता है। तो अगर हाई सस्पेक्ट ऑफ मतलब सिम्टम्स है तो डेफिनेटली ये चीज़ें करके हमको कंफर्म हो सकता है। और थर्ड चीज़ ये है, 100% कंफर्मेशन के लिए हम बायोप्सी करते हैं। जैसे वहाँ के कोई कोशिकाएं, सेल्स हम निकालते हैं, वो लैबोरेटरी में भेजते हैं, उससे हमको पता चल जाता है कि ये बीमारी बिनाइन है, मतलब नॉन कैंसरस है, इन्फेक्शियस है या फिर कैंसर वाली है। अच्छा सर, एक चीज़ और आती है कि कई सारी जो भ्रांतियाँ चल रही हैं या फिर कुछ हो सकता है उनमें सच्चाइयाँ भी हों, कि क्या जो मतलब इनकी जो जांचें होती हैं वो फेक जांचें हो जाती हैं, और वो फेक में बहुत सारी चीज़ें, मतलब लोग ऐसा मानते हैं कि अगर एक बार जांच करवा ली, कुछ ना कुछ निकल आया, तो फिर इंसान इतना डैमेज हो चुका होता है कि वो बच ही नहीं पाता है उससे। आप जो बोलते हैं 100% ट्रू है, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ। डे बाय डे मैं कैंसर पेशेंट या दूसरे पेशेंट ट्रीट करता हूँ। तो जब मैं उनको बोलता हूँ कि 60 साल के बाद या 40 साल के बाद आप खुद का हेल्थ चेकअप करा लो, मास्टर हेल्थ चेकअप करा लो, या हेल्थ चेकअप, हार्ट चेकअप, कैंसर चेकअप करा लो, तो एक डर सा रहता है कि कहीं निकल ना जाए। आप जो बोल रहे हैं, मैं खुद आपके बात से सहमत हूँ। मेरे खुद घर के मेंबर्स भी डर जाते हैं कि अरे नहीं भाई, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, सब अच्छा चल रहा है ना, मैं क्यों जाऊँ, फिर वो फलाना ढिमका, फिर ये करो वो करो। लेकिन एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं ये देखता हूँ कि 100 में से 90% टाइम हम राइट रहते हैं। मतलब हमको डेंजर नहीं है या रिस्क नहीं है या ऐसा कुछ डरने जैसी चीज़ नहीं है। 90% हमारे सब टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो ये सेलिब्रेशन होना चाहिए कि आज भी मेरी बॉडी अच्छी है, नॉर्मल है, वी शुड सेलिब्रेट इट। लेकिन एक ऐसी चीज़ रहती है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, या जो हम बोलते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर कोई बीमारी जो जानलेवा है, जो हमको पता नहीं है, जो अंदर बढ़ रही है, उसके सिम्टम्स नहीं है, और अगर हम यदि चेकअप कर लेंगे और जल्दी पकड़ में आ गई तो अगले 10-20 साल नॉर्मल गुजर सकते हैं। तो ये जो डर है, ये हमको पहले हटाना चाहिए। दूसरा, हमको खुद को हेल्थ अवेयर होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं हम पहले वाकिफ होना चाहिए मिथ्स एंड फैक्ट से, और फिर हमारे घर वाले, हमारे मित्र, परिवार के में शेयर करना चाहिए। और यस, मैं आपके मत से सहमत हूँ, क्योंकि आज इतना सोशल मीडिया है या यूट्यूब है या हमारे बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, न्यूज़पेपर है, इसमें कई बार थोड़ी सी मिथ्स भी आ जाते हैं, फैक्ट्स थोड़े कम हो जाते हैं। बट ऑथेंटिक सोर्स अगर है, अगर अथॉरिटी है, वो अगर कह रही है, और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अगर अथॉरिटिवली कोई क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके अगर हम सलाह लेते हैं, तो आई थिंक उसमें कुछ डरने का काम नहीं। ओके सर, एक डर और आता है जो वैक्सीन की आपने बात करी है। अब वैक्सीन, चूँकि कोरोना काल में लोग जो हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं इस चीज़ को लेकर कि अगर वैक्सीन लगवा ली तो हो सकता है मैं कार्डियक अरेस्ट की तरफ चला जाऊंगा, हो सकता है कि ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा, या फिर खड़े खड़े गिरने वाली जब नौबतें आ रही हैं, लोग खड़े चल रहे हैं, जिम में चल रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आई हैं उनको, मतलब एक तरीके से जिम करते करते व्यक्ति ऊपर चला गया है। सो ऐसी सिचुएशन में अब लोग एक वैक्सीनेशन की तरफ थोड़ा सा डर का सा माहौल पैदा हुआ है। ऐसा माहौल में ये वैक्सीन कितनी सेफ आप मानते हैं? बिल्कुल सही बात है। कोरोना के बाद थोड़ा सा वैक्सीनेशन के बारे में कंट्रोवर्सीज़ हुई है, लेकिन जो भी रिसर्च है कई इंस्टीट्यूट्स में किया गया है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस में किया है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में किया है, कई सारे इंस्टीट्यूट्स में किया है, तो उसमें ऐसा कोई क्लियर कट
पॉइंट नहीं आया कि ये चीज़ वैक्सीनेशन की वजह से ही, जो आप बोल रहे हैं हार्ट अटैक्स है या ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, और जो आप बोल रहे हैं कि जाते जाते गिर रहे हैं, जिम में गिर रहे हैं लोग, हमारे पास इतने ऐसे पेशेंट आते हैं। ये तो आप सुनते हैं कभी कभी, लेकिन हम डेली ऐसे देखते हैं कि यंग नौजवान है लेकिन सडनली प्रॉब्लम हो गया, जो अब तक नहीं आए लेकिन हम देखते हैं। लेकिन इसमें ट्रस्ट में कोई ना कोई एक फैक्टर रहता है। कोई भी चीज़ सडनली नहीं होती, बॉडी में कोई ना कोई सिम्टम रहता है जो हम निगलेक्ट करते हैं, या जो थोड़े दिन से है लेकिन पकड़ में नहीं आते, या आप डॉक्टर के पास गए तो भी जनरल डॉक्टर या जनरल फिजिशियंस अगर स्पेशलिस्ट नहीं है तो पिकअप नहीं कर पाते। जैसे आपने कार्डियक अरेस्ट की बात की, कई पेशेंट हमने देखे ऐसे जिसमें हमने ऑटोप्सी की, मतलब कॉज ऑफ डेथ क्या है देखने के लिए पता किया, तो उनको जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम था, जिसको बोलते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जो पकड़ में नहीं आई थी। मतलब बाय बर्थ उनका हार्ट वीक था, लेकिन जो मैराथन करते हैं या जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं या जिम में जाते हैं अननेसेसरी एक इंथुजियास्टिकली थोड़ा सा ज़्यादा कर पाते हैं, उनका हार्ट, उनका इजेक्शन फ्रैक्शन, जो उनका पंपिंग कैपेसिटी वो पहले से ही कम है लेकिन उनको पता नहीं है। और जब ऐसे केसेस आते हैं तो हमको लगता है ये सडनली हो गया, लेकिन सडनली नहीं रहता, जो हमने देखा है। और रही बात ये कैंसर वैक्सीन की, कैंसर वैक्सीन इज़, देयर आर 2 वैक्सीन्स अभी तक जो इसने ऑल द साइंटिफिक प्लेटफॉर्म पे कंफर्म हो गए हैं, स्टडीज़ हो गए। जो हेपेटाइटिस वैक्सीन है जो लिवर कैंसर के लिए है, और जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है जो सर्वाइकल कैंसर के लिए, दोनों इसके 185 कंट्री में ट्रायल हो चुके हैं। मोर देन 10 करोड़ पेशेंट्स में या जनरल पॉपुलेशन में इनका टेस्टिंग हो गया है, और ये कई फेजेस है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। ये रिसर्च होने के बाद ये हम जनरल यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ या पॉपुलेशन सोसाइटी यूज़ में हम लाते हैं। तो इसके ट्रायल्स हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इंडिया में भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हमने कई सारी जगह हो गए, एंड इट हैज़ बीन फाउंड सेफ। इसका और जो बाकी साइड इफ़ेक्ट्स है, जो अफवाह है, इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। हालांकि माइनर कभी कभी फीवर आ सकता है, पेन हो सकता है, बट ये इट इज़ ए नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एनी वैक्सीन। जब हम देते हैं तो जब एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं, जब हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं कोई सिम्टम्स आते हैं, बट वो टेम्परेरी रहते हैं, सेफ़ रहते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये आ जाती है, मतलब कि ये जब ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, ये जो डॉक्टर साहब ने अभी जो बात बताई है, 2 बातें ना प्रमुखता से बताई हैं, उन चीज़ों को आप बिल्कुल शेयर करिए अपने परिवार के साथ में, अपने जितने भी लोग हैं उनके साथ में, कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ़ है। और सेकेंडली, जो कुछ अचानक हो रहा है, ये बड़ा पॉइंट है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके साथ में होती है, या तो उसकी जांच पहले से करवाइए, या फिर उसके लिए जो कुछ हो सकता है डॉक्टर्स वगैरह से पहले से मिल करके कुछ भी एक्सेस करने से पहले वो काम आप ज़रूर करिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इस मुद्दे पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि इन केस अगर ये बीमारी आ जाती है, अर्ली स्टेजेस में अगर है, तो कौन कौन सी चीज़ें करके इसको बचाया जा सकता है इंसान को? सेकेंडली, अगर फिर भी अगर इन केस हायर स्टेजेस में पहुंच गया है, तो क्या वहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर एक पेशेंट, हर एक रिलेटिव हमको पूछता है जब हम ओपीडी में रहते हैं कि डॉक्टर साहब ठीक है, अभी ट्रीटमेंट क्या है? कोई भी कैंसर के 4 स्टेजेस रहते हैं, स्टेज 1 टू स्टेज 4। 1 2 अर्ली स्टेज है, 3rd इंटरमीडिएट और 4th लास्ट स्टेज है। तो जब तक पेशेंट स्टेज 1, 2 और 3 स्टेज तक है, तो अब काफ़ी सारे सक्सेस चांसेस रहते हैं, मोर देन 70, 80 अप टू 100%। अगर स्टेज 1 में पेशेंट डिटेक्ट होता है अर्ली स्टेज में, तो हम मोर देन 90% सक्सेस रेट है। बट कई पेशेंट, जैसे आपने बताया, बाय एनी रीज़न अनफॉर्चुनेटली 4th स्टेज में आते हैं या लास्ट स्टेज में आते हैं, जबकि कैंसर ऑलरेडी लिवर में या किडनी में या लंग्स में, बोन्स में स्प्रेड हो चुका है। 4th स्टेज है, जहाँ पे बचने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, उसमें अलग ट्रीटमेंट रहती है। तो पहले हम देखेंगे 1st और 2nd स्टेज में। अर्ली स्टेज में अगर कैंसर आता है, तो अभी जो सर्जिकल ऑप्शंस है वो बहुत सेफ़ है। अभी हम नॉर्मल जो कैंसर सर्जरीज़ है वो लैप्रोस्कोपी है, ओपन सर्जरी, और अभी हम रोबोटिक सर्जरी की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम अभी, जैसे कि कल ही मैंने एक सर्जरी किया है यूट्राइन कैंसर पे, रोबोटिक पद्धति से किया है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी है, बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन है, और कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत कम है। इनफैक्ट जो पेशेंट 8-15 दिन उसको हॉस्पिटल में लगते हैं, डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है, नॉर्मल डे लाइफ में आने के लिए टाइम लगता है, वो 3rd डे हम डिस्चार्ज कर सकते हैं।
1 वीक में पेशेंट अप एंड अबव रहता है और 10-15 दिन में आपके जॉब में या प्रोफेशन भी जा सकता है। और ये जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है ये बहुत मतलब अच्छी है, जैसे कि उसमें हमारे ह्यूमन फिंगर्स जो डॉक्टर्स के फिंगर्स है उसमें या रिस्ट है उसमें 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, लेकिन जो डा विंसी रोबोटिक सिस्टम है उसमें हर एंगल में जो रोबोटिक आर्म है वो घूम सकता है। जो क्रिटिकल एरियाज़ है बॉडी में जो ऑपरेशन करने में बहुत दिक्कत है, मुश्किल है, उसमें बहुत ही आसान तरीके से ये सर्जरी हो सकती है। पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस जैसे यूरिनरी ब्लैडर ब्लाउअल कॉम्प्लिकेशन, सेक्सुअल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम रहते हैं। वुंड हीलिंग, जल्दी जख्म भर जाती है, रेस्ट की ज़रूरत नहीं रहती और काम पे भी जल्दी सांस। तो ये रोबोटिक सर्जरी एक अच्छा सर्जिकल ऑप्शन है। इन केस कभी पेशेंट थोड़ा सा डिलेड रिप्रेजेंट होता है जैसे 3rd 4th में, तो फिर हम सर्जरी नहीं करते, उनके लिए हम रेडिएशन या कीमोथेरेपी देते हैं। बट इसके बारे में भी लोगों में बहुत थोड़ी सी डर है। कीमो को लेकर के ये है कि डॉक्टर साहब एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास पहुंच गए, मतलब वो कीमो तो चालू कर ही देगा। तो सर ये क्यों ऐसा होता है, या फिर कह के ऐसा तो नहीं है जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनको एक बहुत अच्छी अर्निंग के चक्कर में सब कुछ हो रहा हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल एक अलग एंटिटी है, लेकिन एज अ डॉक्टर हम ऑलवेज वी गो बाय द पेशेंट, वी गो बाय हिज बैकग्राउंड, वी गो बाय हिज। जैसे कि मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो वो कहीं का भी रहो, कहीं से भी रहो, कोई भी जात का रहो, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटस रहो, उसके स्टेचर के हिसाब से, उसके स्टेज के हिसाब से, उसके फाइनेंशियल जो भी है उसके हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट गाइडलाइन देते हैं। अभी जो भी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो तो हमको बोलना है, बट व्हाट इज़ अफोर्डेबल फॉर हिज स्टेचर वो भी हमको ऑप्शन देना है। तो हम ऑप्शन सब देते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल इंश्योरेंस केसेस भी है, इंश्योरेंस भी ज़्यादा लोगों का होता है और अभी गवर्नमेंट स्कीम्स भी है, तो काफ़ी सारी हेल्थ गवर्नमेंट के तरफ से भी हो रही है, जैसे प्रधानमंत्री योजना है या आरोग्यश्री स्कीम्स है या बहुत सारे कॉर्पोरेट स्कीम्स है, तो उसमें भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो कीमो देंगे ही या रेडिएशन देंगे ही, जो पेशेंट का स्टेज है उसके हिसाब से जो ट्रीटमेंट चाहिए वो देंगे। और अभी आजकल इतने सेफ़ हो गई है दवाइयाँ भी, कीमो के जो साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं जैसे बाल जाना या वीक होना या बॉडी में हीट होना, ये सब काफ़ी हद तक कम हो गया है। जैसे हम टारगेटेड थेरेपी है, प्रिसाइज मेडिसिन है या इम्यूनोथेरेपी है, ये जो कैंसर सेल्स है उनको ही ये ड्रग्स मारते हैं और जो हेल्थ मतलब हमारे बॉडी के हेल्दी सेल्स है उनको प्रिवेंट हो जाता है। तो इट्स लाइक मिसाइल, जहाँ पे अटैक करना है वहीं पे करेंगे, बाजू का जो सोशल बाकी जो सिविल सर्व एरियाज़ रहेंगे काफ़ी प्रिवेंट हो जाते हैं। वो तकनीक आ गई है। और अभी रेडिएशन में भी जो IMRT है, IGRT है या लिनैक थेरेपी है, वो 1-1 सेंटीमीटर का तक ट्यूमर उतना ही उनको हम ट्रीट करेंगे, बाकी जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसको डैमेज नहीं होगा। तो ये टेक्निक डेवलप हो रहा है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। चलिए सर, कैंसर आ रहा है, कैंसर की सारी चीज़ें हैं, कैंसर कैपिटल इंडिया बनता जा रहा है, लेकिन और इसके लिए प्रेजेंट मोदी सरकार भी है, वो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके साथ ये कहूँगा कि सर कैंसर एक तरीके से आपके पास पेशेंट को आने की ज़रूरत नहीं पड़े और वो मतलब ये ट्रीटमेंट वाले लफड़े में ना पड़े कि कैंसर आए ही नहीं उसको, तो ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल वो मेंटेन करें? ये आई थिंक इस आज के डिस्कशन का ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। इसके लिए हमको क्या चाहिए, मैं सबको बोलता हूँ शाइन, SHINE। यस इज़ फॉर सेल्फ अवेयरनेस एंड अवेयरनेस इनटू द कम्युनिटी। सेफ्टी फर्स्ट, जो इसके लक्षण हैं उसको हम समझे, जैसे ब्रेस्ट में लंप है, PV डिस्चार्ज है, पेट में प्रॉब्लम है, ठीक है, छोटा मोटा इश्यू है तो आप डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप कराते रहिए, अवगत करिए। आज ये सोशल मीडिया है, यूट्यूब माध्यम है या कई सारे अवेयरनेस के लिए काफ़ी सारे NGOs, गवर्नमेंट और सब प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें से हम माहिती ले, इन्फॉर्मेशन ले। नंबर 1 यस सेल्फ मोटिवेशन से। H इज़ हेल्थ अवेयरनेस, जैसे मैंने बताया। I इज़ ये जो इन्फॉर्मेशन है सब तक पहला ही है, जो हम काम कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल मीडिया है, सबसे एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट में 1, 2 या 10 पेशेंट का ट्रीटमेंट करूंगा, लेकिन आज हम सबका ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर का आज ये उत्तरदायित्व है या जवाबदारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नॉट ओनली ट्रीटमेंट बट प्रिवेंशन इज़ द आस्पेक्ट। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हम अवेयरनेस क्रिएट करें, खुद तैयार रहे। दूसरा हमारा लाइफस्टाइल, हम क्या खा रहे हैं, कौन सी चीज़ कैसी है। जैसे आजकल मार्केट में हर तरीके की चीज़ मिल रही है,
जैसे जंक फूड है, फास्ट फूड है, या शेल्फ लाइफ पे जो पिज़्ज़ाज़ है या चिप्स है, पैकेट्स है, ये सब चीज़ें से हम कैसे बचें। घर का खाना इज़ द बेस्ट। ठीक है, एक आध बार गए हफ्ते में या महीने में 1-2 बार कहीं गए, दैट इज़ ओके, बट 90% ऑफ द टाइम अगर हम हेल्दी खा रहे, ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे, फलाहार ले रहे, फास्टिंग कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, मोर ऑफ वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें, ओवरवेट, ओबेसिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न, हमारा वेट कंट्रोल रख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमको अंगीकार करना चाहिए। नेक्स्ट, फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी आजकल क्या हो रहा है, हम गाड़ी में जा रहे हैं, लिफ्ट है, कहीं फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। एटलीस्ट 20 मिनट्स इन अ डे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारा साइंस बोल रहा है, 20-25 मिनट, आधा घंटा कुछ ना कुछ हम हेल्थ एक्टिविटी करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। लेट इट बी वॉकिंग, स्विमिंग, एक्सरसाइज, जिम, कार्डियो, डांस, प्ले, शटल, कोई भी एक्टिविटी कीजिए जो आपको पसंद है या अवेलेबल है। और थर्ड, जो एडिक्शंस है, जो आजकल जो नेक्स्ट जनरेशन, यंग जनरेशन, ये जो थोड़ा सा माहौल बाहर का है, जो है ये करके देखना है, ये भी करना है, दिस आई विल ट्राई, जो भी स्मोकिंग है, ड्रग्स है, अल्कोहल है, ये ऑल दोज थिंग्स आर वेरी वेरी इंजूरियस फॉर आवर हेल्थ। हम सबको पता है लेकिन हम करते नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये हम नहीं कर रहे तो बहुत ही अच्छा है, और अगर ये कर रहे हैं तो इससे दूर हटिए। क्विट स्मोकिंग, क्विट अल्कोहल एंड प्रैक्टिस हेल्दी लाइफस्टाइल। और फोर्थ, स्क्रीनिंग मोडालिटी, जैसे ये चेकअप हो रहा है, पैप्समियर हो रहा है, मेमोग्राफी हो रहा है, ट्यूमर मार्कर्स हो रहे हैं, 50-60 एज के बाद हर एक आदमी, जैसे अपने बड़े माता है, पिता है, घर में जो भी है, उनका ख्याल रखें, उनको हम ये गिफ्ट कर सकते हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग। और फिफ्थ, सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। और एक मैं चीज़ बोलना चाहूँगा, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आजकल हेल्थ केयर डिलीवरी कॉस्ट डे बाय डे बढ़ रहा है। हमको पता है इन्फ्लेशन 6 से 7% हर ईयर बढ़ रहा है, लेकिन हेल्थ केयर कॉस्ट 10 से 15% हर साल बढ़ रही है। जो ट्रीटमेंट आज 1 लाख रुपए में हो रहा है, वो अगले साल 1,10,000 होगा। इसलिए हमको पहले तो खुद को हेल्दी रखना है, लेकिन इन केस इमरजेंसी आ जाए तो हमारे पास एक ऐसा कॉर्पस रहना चाहिए, एक इमरजेंसी फंड रहना चाहिए, एक इंश्योरेंस फंड होना चाहिए, जो हमारा फैमिली के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस हो, ताकि कोई भी बड़े हॉस्पिटल जाए तो वहाँ पे हमको प्रॉब्लम ना आए। तो ये एक मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगा। सर, बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने दी है, और मैं सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि ये जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अगर पहुंचती है तो हमारा देश जो है वो कैंसर कैपिटल से बिल्कुल क्लीन कैपिटल बन जाएगा कैंसर के लिए, और बहुत अच्छे लेवल पे, क्योंकि कैंसर आने के बाद में बहुत बड़ी लाइबिलिटी इंसान बन चुका होता है। तो वो लाइबिलिटी ना बन करके इंसान जो है देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है।